हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। और ये फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चंस के साथ होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया पूर्णतः बीपी एसएससी के पैटर्न पे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर जो भी होगा नीचे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी सेट लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू किया जाए। निम्न में से किस शासक के समय जावा के शासक बलपुत्र देव ने अपना एक दूत मंडल इसके दरबार में भेजा था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि देवपाल। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो देवपाल थे, जो इनके यानी कि बलपुत्र देव, ये किस वंशी थे? तो ये शैलेंद्र वंशी शासक थे। बलपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव अनुदान में दिया गया था देवपाल के द्वारा। ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से किसे पश्चिमी देशों के लोग साइक्लोन मॉन्क ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि ए यानी कि स्वामी विवेकानंद। ठीक है फ्रेंड्स, तूफानी हिंदू सन्यासी भी कहा जाता था, तो इस चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला का नाम काकोरी रेल डकैती में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के काम करने के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजकुमारी गुप्ता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि काकोरी जो रेल डकैती थी ये कब हुई थी? तो ये आपको पता है कि 1925 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि विश्व राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो बताइए यहाँ पे कौन सा कथन जो होगा वो सही होगा? तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इसका मुख्यालय लंदन में। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यह बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचनाओं और सहयोग के लिए बौद्धिक मंच है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई नहीं है, यानी कि वैश्विक मंच है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 189 इसमें कुल सदस्य हैं फ्रेंड्स, जो कि सदस्यों को एक स्व वित्त पोषण की एजेंसी के तौर पर ये कार्य करता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हमारा? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी, केवल बी सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि यदि कोई महिला बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन वह काम पाने में असमर्थ है, तो उसे किस प्रकार के बेरोजगारी कहा जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा ए यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय ऐतिहासिक मूल्य की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। अब ये कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये पड़ता है पटना में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1891 में की गई थी, 1891 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। आप सभी को पता होगा कि इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी राज्य की सीमा का नाम बदलने या फिर से परिभाषित करने के लिए भारतीय संसद को किसकी आवश्यकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बनता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी फ्रेंड्स किस कमीशन की सिफारिश पर जो कि पंजाब और हरियाणा का राज्य का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाह आयोग। ठीक है, अब ये कब हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे, 1966 में जो पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तितलियों, चिड़ियों तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो किस टाइप के अंग होते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि समरूपी अंग। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। समरूपी अंग क्या होता है फ्रेंड्स? जिनकी उत्पत्ति भिन्न होती है लेकिन उनका कार्य जो होता है वो समान कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लैडर वर्म लार्वा होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेप वर्म का। ठीक है फ्रेंड्स, ये फीता कृमि, जिसको हिंदी में टेप वर्म को हिंदी में फीता कृमि कहा जाता है, तो यह फीता कृमि के जीवन चक्र में दिखाई देता है और इसे कभी कभी सिस्टर सर्कल लार्वा भी कहा जाता है। ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप
मिनिकाय और अमिनीवीवी द्वीपों का नाम बदल करके लक्षद्वीप रखा गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 1973 1973 में ये किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली के किला एक कुन्हा मस्जिद। ठीक है फ्रेंड्स, शेरशाह ने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को ध्वस्त करके उसके ध्वंसा जो स्पेस थे यानी कि उसके ध्वस्त करने के बाद उस पर पुराने किले का निर्माण कराया था। और फ्रेंड्स 1545 ईस्वी में किला एक कुन्हा मस्जिद का निर्माण इसी के अंतर्गत कराया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि के रूप में फ्रेंड्स जाना जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन से आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उतना ही रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? और कांच का रंग प्रदान करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो नीला रंग प्रदान होता है, गहरा नीला रंग, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स भूरा रंग, तो भूरा रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और चटक लाल अगर बात करें तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको हरा रंग, तो हरा रंग आप याद रखेंगे क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक कटोरे के आकार का भूवैज्ञानिक गठन क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रेटर। आपको पता होगा, इसमें तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि फ्रेंड्स स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण जिसको कहते हैं के कारण गुरुत्व का मूल्य खाली स्थान होता है। आपको बताना है कंपेयर करके यहाँ पे क्या होगा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ए यानी कि ध्रुवों के त्वरण से कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ध्रुवों पर त्वरण से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किसकी जांच करने के लिए की गई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें 1882 उस समय कौन जो कि गवर्नर जनरल था, तो आपको ये याद रखना है कि 1880 से 1884 के बीच लॉर्ड रिपन था। ठीक है, और इसे फ्रेंड्स भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए फ्रेंड्स, और ये गैट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है। जो WTO फ्रेंड्स ये किसके स्थान पर आया था? तो गैट के स्थान पर आया गया था, और गैट जो स्थापना की गई थी वो विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। ठीक है, और जो WTO 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान ये ग्रहण किया था। तो पहले पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसका मुख्यालय WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में तो है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट गलत है। ऑप्शंस आप ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हो गए थे? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो लागू हुए थे वो 1949 में। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा फास्टैग किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा ये तो बहुत ही चर्चा में भी था। तो फास्टैग का संबंध, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि टोल कलेक्शन से। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेड़ों की कतारों के बीच फलों उगाने को यानी कि फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? तो फसलें को उगाने को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोग्या प्रणाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिल्कुल करेक्ट। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला पॉइंट ये बनता है कि बागुरुम्बा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बोडो जनजाति। असम के बोडो जनजाति का ये संबंध होता है बागुरुम्बा जो कि लोक नृत्य से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जमुना पारी किसकी प्रसिद्ध नस्ल है? तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जमुना पारी जो है बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पंडित भीमसेन जोशी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से पड़ेगा और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं।
पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि ये शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वह अपने ख्याली गीतों के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित उनको किया गया था, लेकिन ये पॉइंट गलत है क्योंकि 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि ये असत्य है। क्लियर। और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसका संबंध कर्नाटक से था, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ऑटोक्रेसी का क्या अर्थ होता है। ऑटोक्रेसी को हिंदी में फ्रेंड्स क्या कहते हैं, निरंकुशता। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑटोक्रेसी कहा जाता है और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से शासन करना, तो इसी को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो पट्टा और काबूलियत की जो व्यवस्था स्टार्ट की गई थी वो की गई थी शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो असत्य है। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को पढ़ना और उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन असत्य होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि अकबर ने अपने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। तो बिल्कुल करेक्ट है कि 1575 में इबादत खाना की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ पे की थी, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि परंतु एक वर्ष के पश्चात इसके द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए थे। ये पॉइंट गलत है। देखिए सभी धर्मों के लिए खोला तो गया था, लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई एक वर्ष के पश्चात, जी नहीं फ्रेंड्स, ये एक वर्ष के पश्चात नहीं, 1578 में किया गया था, यानी आप कह सकते हैं कि 3 वर्षों के पश्चात। ये पॉइंट आपका गलत है और यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें असत्य ही बताना था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी। तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी वो थी उरायूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किए गए। तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको वो पता होगा कि हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे और वो 4 युद्ध कुछ इस क्रम में थे। सबसे पहले देवरिया का जो युद्ध हुआ था वो 1531 में, चौसा का युद्ध फ्रेंड्स 1539 में, और जो कनौज जिसको हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं वो 1540, और लास्ट में सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो ये हमारा सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वो कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जफर खान। ठीक है फ्रेंड्स, जफर खान को एक और नाम से जाना जाता था, लेकिन देखिए जफर नाम तो अलग से नाम दिया गया था, लेकिन इसका वास्तविक नाम अगर बात करें तो हिजबुद्दीन इसका वास्तविक नाम था, जिसकी मृत्यु 1299 में हो गई थी। ठीक है, यह पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको बताना है फ्रेंड्स 1 2 3 को दिया पॉइंट्स, उसके बाद पढ़कर कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले दिया गया सिडबी का फुल फॉर्म। तो देखिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल करेक्ट है और ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। सिडबी का पूर्ण रूप आपको याद रखना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सिडबी भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के प्रति एवं विकास के लक्ष्य को स्थापित किया गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना मई 1990 में की गई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में। तो इसका मुख्यालय लखनऊ में सभी को पता है, डेफिनेटली पेपर में पूछा भी जाता है। और देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना मई 1990 में नहीं की गई थी, ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब की गई थी। तो मैं आपको बता दूं इसका स्थापना अप्रैल 1990 में किया गया था, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कौन सही था, तो राइट आंसर आपका 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, केवल 1 और 2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो लागू हुआ था 1948 में हुआ था। ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मंगला क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स मंगला जो है एक प्रकार का, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, राजस्थान में एक तेल कुआं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिसकी जो खोज की गई थी वो 1999 में की गई थी, लेकिन इसमें जो उत्पादन स्टार्ट हुआ था वो नवंबर 2005 से स्टार्ट किया गया था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया जाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सोम प्रकाश। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 1878 में लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने भारत में वर्नाकुलर स्पेस एक्ट प्रतिबंध लगाया था
और ये फ्रेंड्स 1978 में लगाया गया था, सॉरी 1900 नहीं 1878 में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा ये जा सकता है, ये सोम प्रकाश की जो शुरुआत की गई थी किसके द्वारा की गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1859 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो संपादक किसने किया था? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण ने संपादक किया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। स्टार्टिंग किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो संपादक किया गया था वो द्वारकानाथ मैंने क्या बताया? विद्याभूषण के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो एंजाइम है रुबिस्को। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। इसका नाम काफ़ी मुझे पसंद है, तो याद रखेंगे रुबिस्को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकासी के लिए आवश्यक है? तो वो कौन सा फ्रेंड्स जो कि तत्व है जो कि प्रकाश संश्लेषण के निकासी के लिए आवश्यक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुवांशिकी का मानव जाति में सुधार के लिए उपयोग कहलाता है? अनुवांशिकी का मानव जाति के सुधार के लिए उपयोग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूजेनिक्स। अब आप सोचेंगे यूजेनिक्स का है, तो ऑप्शंस आप इंग्लिश में देखो, यूजेनिक्स इसको कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं पूजनीनिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जैनिको प्रौद्योगिकी है, जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अनुवांशिकी रोगों को पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की जो तकनीक होती है उसको जैनिको प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फ्रेंड्स सांप्रदायिक जो अवार्ड था उसमें अंतर्गत जो दलित वर्ग थे उनको 71 सीटें दी गई थी, लेकिन पूना पैक्ट के अंतर्गत 147 सीटें दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली वही है फ्रेंड्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था। ठीक है, 1933 ईस्वी में इन्होंने जो कि ये पैम्पलेट लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? भाग लिया था, ये ध्यान में रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने फ्रेंड्स दूसरे में लिया था, ध्यान रखिएगा, और भीमराव अंबेडकर ने तीनों के तीनों में भाग लिया था। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हुमायूं। ठीक है, याद रखेंगे। आपको बता दो फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि जो मुगल काल में चित्रकला जो चरमोत्कर्ष पे थी वो किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन प्रारंभ की गई थी हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन आपका बी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा करेक्ट, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाए, यानी कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा वो आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बिहू जो है वो असम से बिलोंग करता है, यानी कि ए का ए के साथ। ठीक है, ओणम केरल के साथ बिल्कुल करेक्ट है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, और वैसाखी जो है वो पंजाब में, यानी कह सकते हैं कि सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को आप ध्यान से नोटिस करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, सबसे पहले जो होता अंडमान निकोबार था, लेकिन जब से ये आपका नया केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू कश्मीर, तो ये आपका फर्स्ट है और लद्दाख आपका सेकेंड हो जाता है। क्लियर, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सांबर तथा डिडवाना किस प्रकार की झीलें हैं? सांबर और जो डिडवाना झीलें वो किस प्रकार की झीलें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायु द्वारा निर्मित झील है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सांबर और जो डिडवाना झील है ये राजस्थान में पड़ते हैं और ये वायु द्वारा निर्मित झील है। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में बाकी जैसे बात करें, जैसे कि विवर्तनिक झील किसे कहते हैं, तो आप जम्मू कश्मीर का जो वुल्लर झील है इसको ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू कि विवर्तनिक झील के उदाहरण होता है। ठीक है, अगर बात करें चिल्का झील, पुलिकट झील, तो ये आपका लैंगून झील के अंतर्गत आता है, जिसको अनूप झील भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखें, कहीं के लैंगून ना लिख के अनूप झील लिख सकता है। और अगर बात करें हिमानी द्वारा निर्मित, तो हिमानी तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो रहा है, हिमालय से, अगर हिमालय में जो नदियां हैं वो, जैसे कि राकस्थाल, नैनीताल, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला पॉइंट देखिए क्या है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन जो करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 76 के तहत जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्ति की जाती है, इनके बारे में कही गई है आर्टिकल 76 में, ठीक है। और इसमें क्या फ्रेंड्स कि उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है, ये पॉइंट गलत है, महाभियोग के द्वारा इनको नहीं हटाया जाता। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो आप सभी को पता है कि पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुल 29 विषय दिए गए और उस 29 विषय के अंतर्गत यहाँ पे जो उच्च शिक्षा ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसपे फ्रेंड्स दोनों मिलकर के यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उच्च जो शिक्षा ये पंचायती राज्य के अंतर्गत नहीं आ सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत के संचित निधि में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, संचित निधि का संबंध किस आर्टिकल से, तो 266 के फर्स्ट में, ये आप याद रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, बाकी सब वही आपको पता है। तो यहाँ पे आपको मिलाना फ्रेंड्स दर्रा और किस स्टेट्स में ये बिलोंग करता है। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए जोजिला पास कहाँ पे, जम्मू कश्मीर है, यानी कि फर्स्ट का जो कि 4 के साथ होना चाहिए, तो फर्स्ट का 4 या तो ए और सी होगा। बाड़ालाचा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है यानी कि बी का 3, तो बी का 3 यहाँ पे यानी कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जलेपला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, नीति दर्रा, मानस दर्रा और ये आपका सभी जो है उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे तीव्र होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्रुवों पर, ठीक है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र जो कि सबसे तीव्र होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। तो बहुविवाह जो पुस्तक है ये लिखी गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बहुविवाह प्रथा के विरोध में लिखी गई थी और साथ साथ इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जो कि वो भी काफ़ी फेमस होता, बाल्य विवाहे दोष, ठीक है। बाल्य विवाहे दोष नामक इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हैवरेसियन जो तंत्र होता है वो पाया जाता है। हैवरेसियन जो तंत्र होता है ये किस में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्तनियों की अस्थि में, ठीक है फ्रेंड्स। स्तनधारी जो थे उनके अस्थियों में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, किस प्रकार के ऊतक शरीर की जो कि सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में जो कार्य करते हैं वो एपिथीलियमी ऊतक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि घाव को भरने वाले जो ऊतक होते हैं वो कौन कार्य करते हैं, तो यही होता है एपिथीलियमी ऊतक, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो राष्ट्रीय आय की आकलन पद्धति नहीं है, इसमें मैट्रिक्स पद्धति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या बनता है कि भारत में वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, फिर या फिर आपको ये बताना है कि कौन इसमें से सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत का जो मानसून होता है वो हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली जो हवाएं होती उन पर निर्भर करता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड अगर बात करें तो दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जब ये जो हवाएं होती है वो भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारत तथा इसके आसपास के जितने देश होते हैं वो काफ़ी भारी वर्षा होती है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। इनमें से कौन संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का सदस्य नहीं था। ड्राफ्टिंग समिति यानी फ्रेंड्स प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके अध्यक्ष कभी कभी पूछा था, तो इसके अध्यक्ष जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन इसमें कुल 7 सदस्य थे जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट देखिए क्या है, बजट की व्यवस्था भारत में किस वायसराय के दौरान पेश की गई थी। तो बजट की व्यवस्था भारत में फ्रेंड्स किस वायसराय के दौरान पेश की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कैनिंग, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पहली बार जो बजट पेश किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो ब्रिटिश क्राउन में पेश किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर पूछ ले कि पहली भारतीय बजट जो व्यवस्था थी वो कब पेश की गई थी, तो पहला भारतीय बजट 18 फरवरी 1869 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो सिद्धांत जो जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गो बैक टू वेदास, यानी कि वेद की ओर वापस लौटो। तो ये कथन जो था ये किसका प्रस्ताव था, ये मोटो किसका था। तो ये होगा जो कि दयानंद सरस्वती जी का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वेदों की ओर लौटो। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन नामक कट्टरपंथी आंदोलन किसने लॉन्च किया था। तो सिंपल सी बात यह है कि आत्मसम्मान आंदोलन की स्टार्टिंग किसने की थी। तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था ईवी रामास्वामी के द्वारा, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि टिटनस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मिसप्रिंट है और यहाँ पे होना चाहिए था नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो कि बी बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि मानव के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, यहाँ पे संपूर्ण शरीर नहीं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनस। एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, जैसे कि टिटनस जीवाणु के कारण होता है, तो किस जीवाणु के कारण, तो क्लस्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर। और टिटनस की जो बीमारी को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है और ये इसका अंतिम स्टेज होता है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा और राइट आंसर आपका बी होगा करेक्ट। अगला पॉइंट देखिए क्या है, नेमाटोड के कारण होने वाला रोग क्या है। तो नेमाटोड के कारण, नेमाटोड मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, फाइलेरिया। फाइलेरिया के कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा फाइलेरियासिस। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है और ये मदाक्यूलेस मच्छर के कारण होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। जो 16 घास स्थल है ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि पश्चिमी घाट में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए और सहायक नदी के बारे में आपको विचार करना है फ्रेंड्स कि उपरोक्त में से कौन सा जो कि कथन है वो यानी कि जो सा मिलान है वो सही सुमेलित किया गया। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल 3। क्यों, क्योंकि चंबल नदी का जो सहायक नदी होता है वो फ्रेंड्स यमुना की सहायक नदी है, न कि जो कि नर्मदा की। सोन के बारे में बात करें तो सोन जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, न कि यमुना की। और मानस के बारे में बात करें तो मानस बिल्कुल करेक्ट है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। और मानस के साथ ही आपको याद रखना है सुबनसिरी जो नदी है वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पगलाड़िया जो है ये भी इसी का है। तो ये सभी चीज़ आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया था और व्हाइट गुड्स में सम्मिलित होते हैं। तो व्हाइट गुड्स के अंतर्गत जो कि प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की सुविधा नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपसे नहीं बोला था कि अगर आपने वीडियो को लाइक किया है नहीं किया मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स को पढ़ना और उसके बाद बताना कि कौन सा कथन जो है वो सही होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि रोजेदार मुगल काल में प्रमुख सैन्य अधिकारी होते थे। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सेकंड कथन है वो गलत है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोजेदार किसको कहते थे, गैर सैनिक अधिकारियों को मनसबदार की जगह पर रेजिनदार कहा जाता था। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी यानी कि पारिस्थितिकीय पदछाप, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं अंग्रेज जो कि सैयद बंधुओं के किस नाम पर की गई थी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति के बारे में आपको बताना है कि राज्यसभा का सभापति यहाँ पे क्या होगा, किस सेट से चुने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म एक दूसरे से मेल खाता है। तो यहाँ पे कौन सही तरीके से मेल खाता है ये हमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो होगा, क्योंकि पीलिया जो रोग होता है इसका संबंध यकृत से होता है या यकृत से प्रभावित करता है यानी कि लीवर को। ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी बाकी 3 ऑप्शन है इनके बारे में आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है कि कौन सही तरीके से किसके साथ मैच होगा। बहुत ही सिंपल है, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन डी यानी कि वस्तुएं जो होती है वो महंगी हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किसका भाग है। नंदा देवी जो चोटी उत्तराखंड में पड़ता है और ये कुमाऊं हिमालय का एक भाग होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो यहाँ पे अमीर खुसरो को आविष्कार के लिए दिया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 2 3 4 सभी के लिए जो कि इनको दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये हमेशा पेपर में देखने को मिलता रहता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं होता जो कि ऑप्शन सी यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न, महालेखा नियंत्रक जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है, इनके बारे में जो भी पॉइंट्स आपको पता है आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैला समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हिमालय के जो समतल मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भावर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़े उसके बाद बताइए कि कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा जो कि अधिक ऊंचाई पर है। ये पॉइंट गलत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट में अनाई मोदी सबसे ऊंची चोटी है, तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में पड़ता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और नर्मदा नदी ताप्ती नदी जो घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए जो है वो गलत तरीके से बोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जीके अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो देखिए अब हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगे और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के और भी मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 10 मॉक टेस्ट का लिंक दिया, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट मैंने खुद से बनाया हुआ है और उसको आप परचेज कर सकते हो मात्र 40 रुपये में, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और कर सकते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि त्रिभुज की संख्या आपको बताना है। दी हुई फिगर में आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स इसको आप किस तरह से कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से फिगर दिया अगर आपसे पूछा गया कि त्रिभुज की संख्या क्या होगी, तो चलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं कि क्या हमारा राइट आंसर आएगा। तो इसको काउंट करने के लिए सबसे पहले आप एक एक करके तोड़ लो। देखिए मान के चलिए मैं सबसे छोटा वाला ये हमारा जो दिख रहा है इसको पहले करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 तो ऐसे बनेंगे। क्लियर, और साथ साथ आप इस तरह से देखिए, अगर 2 त्रिभुज को ऐड करते हो तो 4 यहाँ से बनेंगे, 1 2 और 3 और 1 4, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, 8 की 24, तो ये हो गया। ठीक है, 24 हो गया। अब आप बड़े वाले त्रिभुज को 2 को मिलाइए, एक यहाँ से एक यहाँ तक, एक आपका ये त्रिभुज, और यहाँ से आप एक त्रिभुज ये बना सकते हो, और साथ साथ इसको भी एक बना सकते हैं और एक इसको भी बना सकते हैं, यानी कि 24 और प्लस 4 और करेंगे तो 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया गया कि 9 11 6 और 23 और बीच में लिखा गया 49। उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा गया 7 12 13 और 8 बीच में 40। तो कैसे लिखा गया इस पैटर्न को समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सभी को जोड़ करके बीच में लिखा गया। ठीक है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 9 11 23 और 6 इन सभी को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा
49 बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। जोड़ के देखिए 11 और 9 हो जाएगा 20 और 20 ये आपका 29 हो जाता है। 29 और 20 को जोड़ोगे तो 49। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लास्ट वाले को जोड़ कर देखते हैं। 16 + 9 प्लस में 26 और प्लस में 8। ठीक है, ये में जोड़ना है तो देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 और 8 6 14 यानी कि 34। इसको आप ऐड कर लोगे तो कितना आएगा 59, जो कि ऑप्शन आप सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि विजय अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलता है। तो चलिए इसको हम 60 मीटर नीचे चलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 60 मीटर ये दक्षिण की दिशा में नीचे चला। उसके बाद क्या कर रहा है कि चलकर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। यानी कि पूर्व की ओर मुड़ता है तो डेफिनेटली ये इधर की तरफ मुड़ा होगा और ये 40 मीटर अगेन चलता है। और फिर क्या करते हैं कि और उत्तर में मुड़ जाता है और फ्रेंड्स 30 मीटर चलता है। यानी कि वह ऊपर की ओर तरफ मुड़ता है तो 30 मीटर चलता था, जस्ट इसका आधा चला होगा। तो हम यहाँ पे इसका आधा कर लेते हैं, कुछ इतना चला होगा। ठीक है, 30 मीटर। अब हमें ये बताना कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो घर वहाँ पे इसका यहाँ पे था और ये पहुँचा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसकी दूरी निकालने की कितना दूरी होगा। तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये डॉट लाइन मार के चल सकते हैं। तो डॉट लाइन इसका मतलब फ्रेंड्स ये 40 यहाँ पे होता है और ऊपर में 30 होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टोटल 60 था, ये 30। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 30 और ये 40, आपका ट्रिपलेट बन जाएगा 30 40 ये 50। ठीक है, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको इजीली निकाल सकते हो। तो कह सकते हो उसकी बीच की दूरी जो घर से और वर्तमान में जो यहाँ पे खड़ा था उसकी दूरी जो कि 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एक मिलान करना है। जैसे कि भाग का संबंध संपूर्ण से, उसी तरह से चाप का संबंध क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण का एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है, संपूर्ण का एक छोटा सा भाग होता है। उसी तरह से जो चाप होता है वो एक वृत्त का भाग होता है। क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आप सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, जो कि एक चाप वृत्त का ही छोटा सा भाग होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है कि 41 छात्रों की एक पंक्ति में शिशिर का स्थान 3रा और सिमता का स्थान 37वां है। यदि अरुण का स्थान अब उन दोनों के ठीक बीच में हो तो पंक्ति में उसका स्थान क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई 41 छात्रों की पंक्ति में शिशिर का स्थान 3रा है। अब ये 3रा किधर से, ना लेफ्ट से ना राइट से, कुछ कहा नहीं गया, इस वजह से हम नहीं कह सकते। और आगे भी सिमता के बारे में वही कहा गया कि 37वां स्थान है। कहाँ से स्थान है भाई, कोई तो बात कहना चाहिए था ना। तो कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में क्या एक पैटर्न दिया गया है 3 4 7 7 13 13 21 22 और 31 34 आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो कि पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस सीरीज को सबसे पहले बना लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज कुछ हमारा इस तरह से दिया गया। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक एक गैप करके आप देखिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 के बाद अगर हम 7 देखते हैं यानी कि 4 की गैपिंग हो रही है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 6, यानी कि यहाँ पे तो 4 की गैपिंग, यहाँ पे 7 और 6 13 होता है। और उसी के बाद यहाँ पे 21 लिखा गया यानी कि 8 की गैपिंग है। और 21 के बाद 31 यानी कि 10 की गैपिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे डेफिनेटली ये कह सकते हो कि यहाँ पे जस्ट ये जो लास्ट वाला टर्म होगा यानी कि इसके बीच एक ये है और यहाँ पे जो टर्म्स आएगा वो 12 का डिफरेंसेस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 31 और 12 को आप ऐड कर लीजिए, 43 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो 43 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस आप ए को टिक कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे एक सीरीज दिया गया और इस पैटर्न को आपको समझ करके नंबर को, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सीरीज को सजा रखा है और ये किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे किस तरह से लिखा गया। तो सबसे पहले सेकंड कॉलम को देखते हैं। तो ये देखिए 9 और 7 16 होता है और 16 में से अगर हम 11 को घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 16 में से अगर 11 को घटाते हैं तो डेफिनेटली 5 आ जाता है। उस तरह से इसको भी देखिए, अगर 14 और 12 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 26। 26 में से अगर 16 को घटाते हैं तो 10 आ जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का 2 को जोड़ करके बीच वाले को घटाया गया तो हमारा लास्ट वाला आता है। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, 4 और 2 6 होता है, 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास जो कि एक पासे की 4 फलक दिखाई गई हैं, 4 सतह दिखाई गई है। आपको ये बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा।
तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कई बार आपको बता चुका है कि अगर आपने हमारे प्रीवियस सारे पार्ट्स को, मैथ्स वाले पार्ट्स, रीजनिंग वाले पार्ट्स को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और बताया था कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप उस पासे को उठाओ जो कि एक कॉमन हो, यानी कि आप सेकंड वाले पासे को देखिए, सेकंड वाले पासे में क्या दिया गया 2, 4 और 3, और लास्ट वाले पासे में देखिए फ्रेंड्स 1, 5, 4 और 6, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 4 कॉमन हो रहा है। इस टाइप के फासे को उठाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो भी मैच करता है उसको ले लो, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन कौन सा है 4, 4, तो 4 लेता हूँ और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाइए, तो क्लॉकवाइज के बाद 4 के बाद 2 और 2 के बाद आपका 3 आएगा। सेम टू सेम इसमें 4 के 4 सामने लिखिए और उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 के बाद 5, तो यहाँ पर 5 लेंगे और 5 के बाद 6, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें बताना था फ्रेंड्स कि जबकि 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5 आपका हो गया, 3 के विपरीत 6 हो गया, तो डेफिनेटली पासे में 6 ही सतह होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 के विपरीत आपका 1 आएगा, क्योंकि एक नंबर इसमें नहीं दिख रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के विपरीत 1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में क्या दिया गया कि एक पासे जिसके फलकों पर 1 से 6 की संख्याएं लिखी गई है, वो जो कि डेफिनेटली लिखा होता है। तो आगे ये बोल रहा है कि 2 बार फेंका जाता है, उस पासे को 2 बार फेंका जाता है। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स ऐसी 2 संख्याएं जिसमें 2 का अंतर हो कि आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, कैसे करना है आपको पता है फ्रेंड्स कि पासे पे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है। अगर हम ये मान के चलता हूँ कि अगर पहले पासे को फेंकता हूँ जिसमें 1 आता हो तो हमें लाना है 2 का अंतर, ध्यान रखिएगा 2 का अंतर लाना होगा। तो डेफिनेटली दूसरे पासे पे 3 आना चाहिए, तभी 2 का अंतर होगा, ठीक है। उस तरह से अगर पहले पासे पे 2 आता है तो दूसरे पासे पे 4 आना चाहिए। उसी तरह से अगर पहले पासे पे 3 आ जाता है तो दूसरे पासे पे 5 आना चाहिए, तभी 2 का अंतर होगा। सेम टू सेम अगर उसी पासे बात करें कि अगर 4 आता है तो उस पासे पे 6 आना चाहिए। क्लियर, अब तो बात नहीं हो सकती, अगर हम 5 लाते हैं तो दूसरे पासे पे 7 तक नहीं जा सकते। तो यानी कि ये तो क्लियर है कि इस एक पासे पे एक ही कंडीशन बन सकता है 4 तक। तो अब बात करते हैं सेकंड पासे में। तो सेकंड पासे में अगर फ्रेंड्स अगर सेकंड पासे में अगर 6 आता है तो उस पर 4 आना चाहिए। उसी तरह से अगर यहाँ पे आप संख्या सब पलट जाएगा तो 5 आएगा तो 3 आना चाहिए, 4 अगर आता है तो उस पर आपका 2 आएगा और अगर 3 आता है तो उस पर 1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल हमारी जो संभावनाएं होंगी वो 8 होंगी, ठीक है। यानी कि हमारे जो पास जो आने की संभावना है वो 8 होगी। तो कितने में से आउट ऑफ 36, क्योंकि फ्रेंड्स 36 और जो कि आपका 6 पासे इसमें का 6 पासे इसमें का टोटल आपका 36 पासों में से 8 आने की संभावना होती है, जो कि आपका अंतर 2। तो हम यहाँ पे प्रायिकता जो निकालेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि 8 अपॉन में 36 लिख दीजिए और इसको कटा लीजिए। 4 से घटाते हैं, 4 दूना 8 और 9 चौका 36, यानी कि 2 अपॉन में जो कि 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी तथा एफ, ठीक है, एक कतार में बैठे हैं। तो मान के हम चलते हैं कि एक हमारा जो बेंच इस टाइप का है और इस पे फ्रेंड्स 6 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 और एक मैंने ये बना लिया 6 लोग बैठे हुए। और आगे ये कह रहा है कि डी तथा सी ई के पड़ोसी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी तथा सी जो है ई के पड़ोसी हैं, बी केवल ए का पड़ोसी है और ए जो है वो एफ से चौथे स्थान पर है। हमें बताना है कि दोनों सिरे पर कौन होंगे, ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि जो डी तथा सी जो है वो ई के पड़ोसी हैं। तो हम कहीं पर भी एक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों तो छोड़ेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है कि कौन कौन होंगे। तो हम सबसे पहले ये मानते हैं कि यहाँ पे ई रखते हैं। आप इसको पूरा अच्छे से मत लिखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क मत करके लिखिएगा क्योंकि आपको इसको हो सकता है कि काटना भी पड़े। तो हम ये मान के चलते फ्रेंड्स जो सी और डी का ये पड़ोसी है, तो इधर हम डी लिख देते हैं और ये आपका इधर सी लिख देते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे देखिए क्या कह रहा है कि बी केवल ए का पड़ोसी है। तो अच्छा ये भी मान के चलते हैं कि बी केवल ए का पड़ोसी है और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ए का स्थान एफ से चौथे स्थान पर होता है। अब ये बताइए फ्रेंड्स, अगर हम इसको एफ को यहाँ पे रख देते हैं, एफ को यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ एफ को, तो एफ से चौथे स्थान पर होना चाहिए कौन, एफ जो है ए एफ से चौथे स्थान पर होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी कि ए आपका यहाँ पे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका ए यहाँ पे होना चाहिए। और आगे क्या कह रहा है कि जो बी है केवल ए का पड़ोसी है, यानी कि बी यहाँ पे आपका होगा केवल ए का पड़ोसी है। तो डेफिनेटली ये तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आगे जो कंडीशन आप एक बार फिर से मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंडीशन क्या कह रहा था कि डी तथा सी ई के पड़ोसी है, डी तथा सी जो है ई के पड़ोसी है, बिल्कुल करेक्ट है। और बी केवल ए का पड़ोसी है, ठीक है।
आगे क्या कह रहा था कि ए एफ से चौथे स्थान पर है, ए जो है एफ से चौथे स्थान पर, 1 2 3 चौथे स्थान पर, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हमारा पैटर्न बैठ चुका है। और ये आपका एफ और ये बी दोनों एक दूसरे के जो कि लास्ट छोर पे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देख सकते हैं फ्रेंड्स, बी और एफ जो होंगे वो एक दूसरे के जो कि दोनों एक छोर पे होंगे। तो राइट आंसर आपका जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ्स के क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या गया कि लॉग का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैंने लॉग से क्वेश्चन आपको कराया भी है। तो क्या कह रहा है, लॉग का प्रश्न दिया गया, लॉग बेस इसका 7 है और x + 2, ठीक है, ये इस तरह से। और यह फ्रेंड्स आगे क्या लिखा गया, लॉग जो कि 2401, क्लियर, ये दिया गया। तो हमें क्या करना होता है, आपको बताया मैंने कि जो यहाँ पर भी रहता है बेस में, और इसको भी हम उसी बेस में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, log 7x + 2 इधर दिया गया पावर में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको तोड़ा जा सकता है। आपको पता है कि 2401 जो होता है वो 49 के पावर 2 करते हैं, यानी कि थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, 49 के पावर अगर 2 करते हैं तो आपका होता है 2401। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 7 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 के पावर 4। तो अब यहाँ पे देखिए x + 2 और राइट साइड में आपका हो जाएगा जो कि 7 के पावर 4 है, तो केवल 4, क्योंकि दोनों बेस हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो x + 2 = जब 4 था तो x = क्या हो जाएगा, 4 - 2 यानी कि 2। x की वैल्यू जो कि 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू में x × sin 45 डिग्री × cos 45 डिग्री × tan 60 डिग्री। कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको मान पुट करते चलना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, यानी कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स, cos 60 डिग्री का मान करेंगे तो 1/2, लेकिन स्क्वायर करना तो 1/4 लिखेंगे। ठीक है, उस तरह से x इंटू में आपका साइन लिखा गया 45, 1/√2 हो जाएगा। और इंटू में गुना में हमें लिखना है cos 45, तो इसका भी मान 1/√2, लेकिन tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे मैं √3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 3 जगह, 1 में से 3 जगह, सॉरी 4 में से 1 जगह 3/4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स √3x और नीचे आपका 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको कटा लेता हूँ और यहाँ पे आपका देखिए, ये अगर इसको कटाते हैं तो √3 से ये कट जाएगा। x की वैल्यू जो कि √3/2 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में क्या दिया गया कि आपको बताना है कि QSR का मान क्या होगा। फिगर आपके पास दिया गया, तो सबसे पहले इस फिगर को मैं बना लेता हूँ कि हमारा फिगर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिगर कुछ इस टाइप का दिया गया और हमें ये बताना है कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि QSR की वैल्यू क्या होगी, कितना डिग्री, यानी कि QSR हमें ये बताना होगा कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फिगर को लेकर चलते हैं, यानी कि PQOR। ठीक है फ्रेंड्स, चतुर्भुज क्या करेंगे, PQOR में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये अगर यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि अगर वृत्त में अगर ये यहाँ पे जो चाप कोण बनता है वो 90 डिग्री कोण बनता है, और यहाँ पे जब 90 डिग्री कोण बनता है तो ये भी आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो रेडियस दोनों का इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 90 और ये 90, 90 कितना हो जाएगा, 9 जो कि 18 और 5 23, यानी कि 230 तो आपका हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो 360 से अगर हम फ्रेंड 230 को घटा लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, 130 डिग्री आपका ये कोण हो गया, 130 ये कोण हो गया। और आपको पता है कि जो ये कोण होता है और इसका जस्ट आधा होता है, तो ये 130 है तो ये कितना होगा, 65 डिग्री। आप इसको टिक करके निकल सकते हो, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 65 डिग्री राइट होगा, जो कि ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी सारे मेथड कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे सारी वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल बात करते हैं 94 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 में फ्रेंड्स ये दिया गया कि आपके पास 7 के पावर जो कि 71 दिया गया, गुणे में 6 के पावर 63 और 3 के पावर 65 के गुणनफल में मात्रक अंक कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मात्रक अंक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि उसका जो इकाई अंक होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो यानी तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कुछ इस टाइप का देगा और हमें यहाँ पे बताना है कि यूनिट जो अंक होगा वो क्या होगा, मात्रक अंक हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो कि आपका पावर में रहता है उसको 4 से डिवाइड करोगे तो 17 चौका 68 होता है, यानी आपके पास बचेगा कितना, 3। 68 3 71, यानी कि जो भी शेष बचता है आप उसको पावर में चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह से 63 करेंगे तो कितना होता है, अगर 4 से डिवाइड करते तो 4, 15 चौका 60, 3 शेष बचेगा, तो 6 के पावर वापस हम 3 चढ़ा देते हैं। अब 65 आता है, यानी कि 64 कटा देंगे, 4 से कट जाएगा
और 16 चौका 64 4 से कट जाएगा तो यानी कि 3 के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 बचा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 के पावर 3 करेंगे तो 343 और 343 का यूनिट जो अंक होगा 3 होगा। 6 के पावर कुछ भी होगा तो उसका मतलब आपका फ्रेंड्स 6 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और 3 के पावर 1 तो ऑलरेडी 3 होगा। अब इसको गुना कर लीजिए, देखिए 36 18 18 23 54 यानी कि लास्ट में 4 आएगा तो यूनिट अंक कह सकते हैं कि 4 हमारा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19.5 में क्या करें कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% के लाभ पर बेच दिया। तो मानते हैं कि उसके पास जो कि टोटल वस्तु थी वो 100 थी और उसका 3/4 यानी कि फ्रेंड्स 3/4 का मतलब कि 75 जो वस्तुएं थी वो 24% के लाभ पर बेच दिया। जो बाकी शेष बचा, कितना बचा उसके पास 25, और वो लागत मूल्य पर ही बेचता है, उस पर ना तो प्रॉफिट और ना ही कुछ लॉस के साथ। तो उसको सेम टू सेम 25 पर 25 ही बेचता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कटा लीजिए, मान दे 25 × 75, 25 चौका 100 और 4 × 12 4 एकम 4 यानी कि 3 × 31 यहाँ पे कर देते हैं और 25 ये हो जाता है। तो 31 दिया हो जाता है 93 और ये आपका 25, तो 5 3 8 और 9 2 11। तो आप ये बताइए फ्रेंड्स कि उस वस्तु यानी कि 100 था और उसने बेचा 118, तो आप बताइए कि कितना उसके प्रॉफिट हुआ, तो 18% प्रॉफिट हुआ। तो राइट आंसर आपका जो कि 18 बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि एक शंकु, एक गोलार्ध और फ्रेंड्स एक बेलन के समान आधार वाले हैं और उनकी जो ऊंचाई भी एक समान दी गई है। ध्यान दीजिएगा, उसकी ऊंचाई भी समान है। तो आपको ये बताना है कि उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ करना नहीं है इसमें फ्रेंड्स। शंकु का आयतन आप 1/3 पाई आर क्यू, आपको पाई स्क्वायर एच होता है, सॉरी। और उसके बाद जो कि यहाँ पे गोलार्ध दिया गया यानी कि गोला का आधा, तो आधे गोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रेशियो में हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा, पाई से पाई तो खत्म ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स आपका एच जो है वो उनका समान है, तो यानी कि जितने भी ऊंचाई हो और ये आपका जो बेलन का ऊंचाई होगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, जो गोलार्ध होगा, गोला का जो त्रिज्या है वो भी उनकी ऊंचाई के समान ही होगा। तो कोई दिक्कत, यानी कि ये कह सकते हैं यहाँ पर भी आर क्यू मान के चलिए, यहाँ पर भी आर क्यू और ये आपका आर क्यू है। तो ये से आपका सभी के सभी खत्म हो जाएगा क्योंकि सभी समान है। 1/3 यहाँ पे बचेगा, 2/3 यहाँ पे बचता है और 1 यहाँ पे बचता है। अब इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3। तो ये कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा 1:2:3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि एक काम को ए और बी मिलकर के 72 दिन में करते हैं। तो चलिए इसको लिखते चलते हैं। ए प्लस बी जो है 72 दिन में करते हैं और बी प्लस सी उस कार्य को 120 दिन में करते हैं और ए और सी मिलकर के उस कार्य को जो कि 90 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 120 और 90 का एलसीएम 360, कोई दिक्कत नहीं। 72 5 360 होता है, 12 3 36 यानी कि 3 बार में ये जाएगा, 9 चौका 36 4 बार में। तो हमें यह बताना है फ्रेंड्स कि ए अकेले उस कार्य को कितना करेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 360 और नीचे आपका हो जाएगा 5 3 8 4 12 और यहाँ पे डबल डबल होना चाहिए, तो इसलिए मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब इसको देखिए मैं इसको घटा लेता हूँ, 12 23 36 यानी कि कह सकते हैं कि वो तीनों मिलकर के उस कार्य को 60 दिन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमें तीनों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है फ्रेंड्स कि अकेले उस कार्य को ए कितना दिन में करेगा। यानी कि हम ए बी प्लस सी को घटा देंगे इन दोनों के कार्य से, इन दोनों की वजह से टोटल कार्य 120 दिन में कर रहे थे। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 60 और 120 का एलसीएम जो कि 120 और 60 दूना 120 और 120 आपका एक बार में ये। तो आप ये बताइए अगर तीनों में से 2 को घटा दें तो आपका ईजी निकल जाएगा। तो 2 में से 1 जगह तो 1, यानी ए अकेले उस कार्य को 120 और नीचे आपका 120 दिन में वो कंप्लीट करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने समझा होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है कि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया, सॉरी b प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया गया और आगे लिखेगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको ये बताया फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2a-3b प्लस 7c का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको बताता हूँ कि कैसे क्या आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरह से लिखा गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि a की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, a की जो माइनस में तो आपका प्लस में हो जाएगा 1 और ये आपका b जो है वो प्लस में तो यानी कि -2 हो जाएगा और c आपका +1 में तो ये आपका -1 में हो जाएगा। बस आपके पास a b c की वैल्यू निकल गई, तो आप आपसे जो पूछा गया आप वहाँ से निकाल सकते हो। यानी कि 2a माइनस में 3v और प्लस में 7c की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए। 2 गुने 1 हो जाएगा, माइनस में 3 गुने -2 और प्लस में 7 और माइनस में 1, तो यानी कि देखिए 2
और ये 3 दूना 6 हो जाता प्लस में और माइनस में 7, यानी कि 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज दिया गया 1 3 5 7 और डॉट 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 91। तो हमें ये बताना है कि इतना तक का योग क्या होगा, हमें सम निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एपी वाले क्वेश्चंस बताए हैं और आपको अलग से एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करा है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया था। सबसे पहले आपको योग निकालने के लिए पता होना चाहिए फ्रेंड्स क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 अपॉन में a प्लस एल। यहाँ पे एल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है। अगर लास्ट टर्म पता नहीं होता तो हमें एक और फार्मूला यूज़ करना पड़ता जो कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज़ करने के लिए n हमें नहीं पता है, तो n निकालना पड़ेगा कि n क्या होता है। तो हम यहाँ पे n निकालेंगे चूँकि लास्ट टर्म वाले फार्मूले से। Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए Tn क्या मतलब लास्ट टर्म यानी कि 91 और a की वैल्यू को 1 रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स n-1 क्योंकि n हमें तो पता नहीं है। d क्या होता है, d जो कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो अंतर, यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ पे 2 रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 90 हो जाएगा और 90 को 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ये 2 अब नीचे आ जाएगा माइनस में 1, यानी कि 45 और प्लस 1 46 और n की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा आपका 46। ठीक है, n की जो वैल्यू होगी वो 46। क्लियर फ्रेंड्स, 46 आता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब n की वैल्यू हमारे पास पता चल गया तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए SN यानी कि 46 अपॉन में 2 और यहाँ पे देखिए a प्लस एल यानी कि a आपका 1 है और l मतलब लास्ट टर्म आपका 91, तो ये आपका 23 हो जाता है और यहाँ पे देखिए ये आपका 92 हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 23 में अगर आप इसको गुना करते हो तो ये कितना आएगा, आप इसको गुना करके राइट आंसर को टिक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप गुना करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपने राइट आंसर इसको जरूर किया होगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के मसा तथा लसा जो क्रमशः यानी कि मसा यानी कि HCF आपके पास दिया गया कितना 12 और LCM जो दिया गया दो संख्याओं का LCM जो कि 24 48। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि यदि फ्रेंड्स उनका अंतर भी दिया गया यानी कि उनका अंतर जो है वो डिफरेंसेस दिया गया 60 दिया गया ना 60। हमसे ये पूछा कि उनका योग कितना होगा, उनका सम कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इस फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो संख्याओं का अंतर जो कि 60 है और उनका HCF 12 दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 12x माइनस 12y इक्वल टू 60। तो यहाँ के x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो 12 25 60, ये आपका एक इक्वेशन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसी तरह से हम देखें तो 12x गुने 12y और इक्वल टू में आपका 24 48, क्योंकि इन दोनों का LCM दिया गया था ये। तो यहाँ से अगर x y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 12 24 को अगर 12 48 को 12 से भाग करते हैं तो कितना 12 दूना 24 और 12 चौका 48 204। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 4xy। ये फॉर्मूला आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 गुने 204। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 25 और प्लस में 200 कितना हो जाएगा 832। ठीक है, 832 और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 816 होगा ना 816 को 25 जोड़ेंगे तो 841 और ये 841 किसका स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर हटाते हैं तो ये आपका रूट चढ़ेगा 841। आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये आपका 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारा 29 तो आ गया, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं आया क्योंकि हमें संख्या बताना था कि वो उनका योग कितना होगा। तो हम योग करने के लिए क्या करेंगे कि हमें मसा पता है फ्रेंड्स कि 12x और 12y यही होगा ना, क्योंकि उनका जो मसा था 12 था। तो हम यहाँ पे 12 कॉमन लेते हैं और x प्लस वाई हमें 29 आया है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पे 348 बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर आप एक को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका थर्ड पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।